जय हिंद दोस्तों। इससे पहली वाली वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन हम ख़त्म कर चुके थे। ठीक, उनके बाद आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया वर्णमाला में। तो देखिए, वर्णमाला में हमने सबसे पहले हमने वर्णमाला को देखा, क्या है वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा देखी। उसके बाद हमने वर्ण और ध्वनि दोनों की परिभाषाएं देखी थी। उसके बाद हमने वर्ण को दो भागों में विभाजित किया था, जिसे एक स्वर कहते थे और एक व्यंजन। इन दो भागों में विभाजित किया था किसको, वर्ण को, जिसमें हमने स्वरों का फिर काफ़ी डिटेल से जानकारी ली। काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर और जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। स्वर तो हमने ख़त्म कर दिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन भी हम पढ़ चुके हैं, तो अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है यहाँ पर। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन अथवा अर्धस्वर कहते हैं। जायज़ बात है, अगर व्यंजन और स्वर के बीच उच्चारण होगा तो अर्धस्वर कहेंगे ही कहेंगे। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, या, रा, ला और व। ठीक, ये 4 होती है। तो अब हमने 4 देख लिए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारी वर्णमाला में, हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ठीक, तो देखिए हमने 4 देखे थे अंतस्थ व्यंजन। नंबर 1 है या। तो या बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान तालु, या। जो हमारा या है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ये है तालु। ठीक, दूसरा वर्ण है हमारा र। रा का उच्चारण स्थान दंतमूल है और मसूड़ा। दंतमूल और मसूड़ा, इन दोनों जगहों को एक नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं वत्स। ठीक, क्या कहते हैं, वत्स। इसके बाद आता है ये ल। तो ल भी वत्सर यानी कि दंतमूल और मसूड़ा, इन दोनों के उच्चारण से ही जब हम उच्चारण करते हैं तो दंतमूल यानी कि दांत की जड़ है जहाँ पर, और मसूड़ा, उन दोनों को हमारी जीभ टच करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है दंतमूल और मसूड़ा दोनों। ठीक, इन दंतमूल और मसूड़ा दोनों के स्थानों को एक नाम दे दिया जाता है, जो लिखा है बीच में, ये वत्स। ठीक, और नीचे अंतिम अंतस्थ व्यंजन है जो है व। ठीक, इसका उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और निचला होंठ से होता है। जैसे हम बोलते हैं वो, तो हमारी जीभ तो दांत, निचले दांत, वो ऊपर के दांत होते हैं, उनमें लगती है जीभ, और हमारे ओंठों का भी इसमें प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं वो, तो ओंठ गोल होते हैं कुछ थोड़े थोड़े। ठीक, तो हमने ये देख लिया उच्चारण स्थान। हमने ये उच्चारण स्थान याद किया तो हमें ये तालव्य वर्ग तो स्वयं ही याद हो जाता है। ठीक, ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पर या और रा, ला, वा, जो रा और ला हैं, इनके सेम एक किसी का याद कर लेंगे तो इन दोनों का हो जाएगा याद। ठीक, ऐसे ही या और या का क्या उच्चारण स्थान है, तालु, और तालु का वर्ग क्या होगा, तालव्य। ठीक, ऐसे ही हमें किसके याद करना है, व का उच्चारण स्थान क्या है, ऊपर के दांत लगते हैं और होंठ, तो दंतोष्ठ। ठीक, क्या है, दंतोष्ठ। हमने देखो जो दांत लगते हैं ना उच्चारण करते समय, दांत लगते हैं, तो दांत प्लस ओष्ठ, तो इसका संधि कर दिया हमने दंतोष्ठ। ठीक, चलिए, और इसमें नोट यहाँ पर लिखा है रा को लुंठित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि रा को उच्चारण करते समय जीभ पीछे की ओर हमारी लुढ़कती है। देखिए हम बोलते हैं रा, तो रा पीछे की ओर जीभ लुढ़कती है, आप इसे महसूस करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा नोट में है, और क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आया है कि निम्न में से लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो ये रा को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है
अगला है दोस्तों ये हमने 5 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक, तो हम आज अंतस्थ व्यंजन पढ़ रहे थे, तो ये हम पढ़ लिए। तो अगला हम देखते हैं। अब ये था नोट में। अभी हमने नोट में क्या पढ़ा था? नंबर 1 में नोट में था कि रा को हम लुंठित वर्ण कहते हैं, लेकिन रा क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी है। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन में हमने रा को लुंठित वर्ण कहा। ऐसे ही ला, ये क्या है दोस्तों? ला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ये दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है? ला। तो ला वर्ण को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या? पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं ला को। ये आप ऐसे ही रट लीजिए। नंबर 3 है नोट में, या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यानी कि जो हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे 4, या, र, ल, व। ठीक, इन चारों में भी, वैसे तो अर्धस्वर चारों को ही कहते हैं, लेकिन इन चारों में भी ऑप्शन आ जाए तो चारों में भी जो सटीक आंसर होगा हमारा वो या और वा का होगा। जो बीच वाले हैं रा और ला, उन्हें नहीं लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा अंतस्थ व्यंजन हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आप पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम उसे कहते हैं जब उनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ या मुख के किसी भी भाग से हवा रगड़ खाकर निकलती है। जैसे हम सीटी बजाते हैं मुंह से, तो वो रगड़ खाती है हवा, तभी तो वो सीटी बजती है। ऐसे ही कौन से व्यंजन हैं जो रगड़ खाकर निकलती है उनके उच्चारण करते समय, तो हम उसे देखते हैं। देखिए, पहले ये परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है या ऊष्मा पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको सबसे पहले बताया था अभी कि मुख के किसी भी भाग से इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाकर निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा देखिए सा 3 होते हैं, सा सलजम वाला, सा सपेरा वाला और सा षटकोट वाला। ठीक, ये 3 होते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी सा का हम बोलेंगे तो सा, ऐसे बोलें सा, तो हवा निकलती है काफ़ी रगड़ खाकर और ऊष्मा पैदा होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, और एक वर्ण और है हमारा, वो है हा। तो हा बोलते हैं तो हवा काफ़ी तेज मुंह से निकलती है, हा बोलते हैं। तो ये अब हम देखते हैं इनका उच्चारण स्थान। तो देखिए, जो हमारा सा सलजम वाला सा है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो तालु उच्चारण स्थान है, तो इसका वर्ग क्या होगा? तालब। क्या होगा? तालब। ठीक, ऐसे ही अब आता है सा षटकोट वाला सा। ठीक, तो सा षटकोट वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? मुख, हमारे मुख में एक भाग है अंदर जीभ के ऊपर। जैसे हम गाजर खाते हैं, क्या गाजर काटते हैं अगले दांतों से, तो जो हमारी मूली या गाजर काटते हैं तो जो चट से कटती है और जहाँ पर जाके गाजर लगती है उस स्थान को कहते हैं तालु, वो मूर्धा, सॉरी क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक, तो सा षटकोट वाले का उच्चारण स्थान, चाहे भले ही आप एक ही जगह से करते हो, आप महसूस ना करते हो, कहते होंगे कि हम तो एक ही तरह से बोल देते हैं सा, एक ही स्थान पर जीभ लगती है हम बोल देंगे सा, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका रूल है। ठीक, और अगला है सा सपेरा वाला सा, जिसे हम सबसे छोटा सा भी कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल। जब दोस्तों इस सा का उच्चारण लिया जाता है तो जीभ दंतमूल यानी कि जो दांत हैं हमारे, उनकी जड़ को टच करती है, दंतमूल। ठीक, उसे कहते हैं। अगला है हा। तो हा बोलते हैं, कोई जीभ का कुछ काम नहीं होता है उसमें, हा जीभ रखी रहती है। हम क्या बोलते हैं? हवा निकलती कहाँ से? कंठ से आवाज़ निकलती है। स्वर यानी कि उसे कहते हैं अंदर से आती, पेट से हवा, हा पेट से आई ना, तो इसे कहते हैं स्वर यंत्र। क्या है उच्चारण स्थान? स्वर यंत्र। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? स्वर यंत्रीय। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट। इसमें भी अब हम अंतस्थ व्यंजन और
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनको हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जो व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब मिलकर बने होंगे जरूर किसी न किसी। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी 4 है। देखिए हमारी वर्णमाला में कुल 4 ही ऐसे व्यंजन हैं जो मिलकर बने हुए हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी कि जैसे हमने स्वरों में देखा था, हमने स्वरों का स्वरों जब वर्णमाला बन रही थी, हमने पहली वीडियो में बताया है, तो उसमें केवल 4 ही स्वर थे। एक छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और री। ठीक, तो इस तरह से इसमें उसको हमने मिलाकर बनाया था, आ और आ को मिलाकर बड़ा आ स्वर बना था। ठीक, तो ऐसे ही ये है, उसको संयुक्त स्वर नहीं कहेंगे, हाँ उसको संयुक्त स्वर कहेंगे, लेकिन ये है संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन जो छा है, तो छा 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है क। क्या है? क। और नंबर 2 है सा। कौन सा सा है ये? मूर्धा वाला सा। ठीक, अभी हमने पढ़ा था मूर्धा वाला सा। अब देखिए ये है क, इस पर तो हलंत रहेगा ही रहेगा। क्या? हलंत रहेगा ही रहेगा। ठीक, और ये है सा। अगर सा इस पर भी हलंत लगा है, अगर इस पर हलंत ना लगा हो तो यहाँ भी हलंत नहीं लगेगा। ठीक, तो ये का और शा से मिलकर बना है। ऐसे ही देखिए त्रा, त्रा ता और रा से, ता त्रा और सिरा, इन दोनों में कोई याद करने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि वो तो उच्चारण से ही स्पष्ट होता है। लेकिन छा और ज्ञा इनको याद करना मुख्य है। ठीक, तो त्रा, ता और रा से, अगर यहाँ रा में उच्चारण स्थान नहीं लगा होता तो यहाँ पर त्रा में भी नहीं लगा होता। इधर वाला वर्ण है जो ता, इसमें तो लगा ही रहेगा, इसमें हटेगा नहीं। ठीक, ऐसे इसमें का में लगा रहेगा, अगर इधर हट जाएगा तो यहाँ हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, देखिए अब है ज्ञा। ज्ञा, ज्ञा जा और उआ से मिलकर बना है। ज्ञा जा और उआ से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ पर हलंत लगा है, नीचे हल लगा है ना, और यहाँ उआ में यहाँ पर हलंत नहीं लगा है। ये मेरी मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक, तो आप हलंत लगा लेंगे, आप नोट करेंगे तो इसमें अगर यहाँ हलंत नहीं लगाना चाहते हैं इस उआ में तो यहाँ पर भी हलंत नहीं होगा, अगर लगाना चाहते तो यहाँ भी होगा। ठीक, चलिए, और जे तो सिरा। सिरा क्या होता है? सिरा होता है मूर्धा सा। क्या है? जे है तालु सा। जे वाला सा कौन सा है? बड़ा वाला तालु सा। कौन सा है? तालु सा। और रा से मिलकर बना होता है। तो चलिए और देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ठीक, चलिए, उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब जब गाजर खाते हैं, हम काटते हैं तो जहाँ पर जाके लगती है, चट्ट से बोलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ एकदम नीचे आ जाए। जैसे हम बोलते हैं ट, तो हम ट ऊपर जीभ लगती एकदम नीचे आ जाती है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। टा वर्ग, देखो टा वर्ग यानी कि जो टा वर्ग है, टा, ठ, ड, ढ, अड़, इनमें किसी भी एक वर्ण का आप उच्चारण करेंगे तो पहले जी मूर्धा स्थान वाले जाके टच होगी और झटके के साथ नीचे आएगी। ठीक, इन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन। ये हिंदी की नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। कौन कौन से? जो ये लिखे हैं नीचे, जो बिंदु लगी है ये वाले, जो ये लिखे हैं, देखो अभी बता रहा हूँ। ये हैं, ये संस्कृत के व्यंजन है। ये संस्कृत में यानी कि हिंदी में ये नवीन विकसित व्यंजन है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी में नवीन विकसित व्यंजन कौन से हैं तो ये वाले होते हैं जो बिंदी लगी है नीचे। ठीक, और वर्ग इसका क्या है? मूर्धन है, मूर्धा। ये कौन से वाले वर्ग में रखे गए हैं? तो टा वाले। ठीक, तो इसलिए इसका वर्ग क्या है? मूर्धा, और वर्ग क्या है? मूर्धन, उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक, तो आज हमारे ये व्यंजन बिल्कुल क्लियर हो गए। 5 प्रकार से हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था
वो हमने आज सब पढ़ लिए हैं। अब इनका उच्चारण स्थान घोषत्व के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। घोषत्व के आधार पर, ठीक। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो और देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें आज। ये था व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? 5 प्रकार से, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर 1, स्पर्श व्यंजन भी पढ़ लिए, अंतस्थ व्यंजन भी पढ़ लिया, ऊष्म व्यंजन भी अभी देख लिया, संयुक्त व्यंजन भी देख लिया जो 4 होते हैं। कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और शिरा, ठीक। देवगुण व्यंजन, यानी कि जो अभी हमने पढ़े थे लास्ट में, वो होते हैं देवगुण व्यंजन, ठीक। झटके के साथ जीभ ऊपर जाती है, ऊपर से झटके के साथ नीचे आती है, ठीक। तो हमने ये पढ़ लिया। आज हमने व्यंजनों को क्लियर कर लिया अच्छी तरह से, ठीक। तो आज अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर उच्चारण के लिए वर्गीकरण करेंगे, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।